द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। टॉपिक 3 है हमारा द इंटर वॉर इकोनॉमी। टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक देखते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना भैया, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया पूरे दुनिया भर में। लगभग 9 मिलियन लोगों का डेथ हो गया और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए। और ज़्यादातर लोग कहाँ से थे? वर्किंग एज से। इससे रिजल्ट क्या हुआ? नंबर ऑफ वर्क फोर्स, मतलब जो लोग एक्चुअली काम करते थे ना, वो लोग डिक्रीज हो गए यूरोप में। और क्या, जो अर्निंग मेंबर है ना भैया फैमिली में, वो भी डिक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ? हाउस होल्ड इनकम डिक्रीज हो गया। ठीक है। और क्या हुआ? मेन को फोर्स किया जाने लगा इंगेज होने के लिए वॉर्स में, और वुमेन जो है उनको इंगेज होना पड़ा फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में पहले मेन काम करते थे, अब उनको भेज दिया गया सीमा पे ये सब करने के लिए। तो एट द एंड क्या हुआ? वुमेन्स को ऐसे जॉब करने पड़े जो कि पहले मेल डोमिनेंट माना जाता था, मतलब सिर्फ मेन ही काम कर सकते हैं, वहां पे अब वुमेन्स भी काम कर रही थी। आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रिटेन जो है ना, वो बोरो किया पैसा यूनाइटेड स्टेट्स से अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है। अब यूएस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। यूएस जो है ना, खुद को ट्रांसफॉर्म किया इंटरनेशनल डेबिटर, मतलब जो कंट्री खुद कर्ज में था पहले, वो खुद को ट्रांसफॉर्म किया इंटरनेशनल क्रेडिटर में, मतलब अब दूसरे कंट्री को पैसा दे रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ ब्रिटेन को दे रहा है। तो ये कैसे हुआ ये तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये है हमारा टॉपिक 1। सेकेंड टॉपिक है हमारा पोस्ट वॉर रिकवरी। कुछ बैकग्राउंड कहानी बता देता हूँ। ब्रिटेन जो है ना, पहले पूरा इंडियन मार्केट पे उसका कंट्रोल था, लेकिन जब ब्रिटेन भैया अपना बिजी थे वॉर में, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हुई इंडिया और जापान में। ठीक है। जब ब्रिटेन वापस आया वॉर ख़त्म होने के बाद इंडियन मार्केट को कब्जा करने के लिए, तो वो कर ही नहीं पाया। और हमने एक अच्छा सा डायलॉग चिपकाया कि भैया पतली गली से निकल लो, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज उस टाइम तक काफ़ी डेवलप हो चुका था। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे जापान से, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी डेवलप हो चुके थे। एट दी एंड ब्रिटेन जो है वो सिर पकड़ के रो रहा है कि भैया क्या हो गया। वो लोग पूरा कर्ज में डूब चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने ये देखा कि वो लोग पैसा लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स से फाइनेंस करने के लिए वॉर को। वॉर के टाइम क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ डिमांड गुड्स का। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक बूम हुआ ब्रिटेन में, मतलब नए नए फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहे हैं ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जब वॉर खत्म हुआ तो डिमांड पूरा पूरी घट गया। लगभग 20% ब्रिटिश वर्कर जो है ना, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। उनके पास कुछ काम ही नहीं है करने को। वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप है ना, वो मेजर सप्लायर था भैया वीट का, लेकिन जब वो लोग वॉर में बिजी था तब जाके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है सो लीडिंग सप्लायर ऑफ वीट के तौर पे इमर्ज हुआ। जब वॉर खत्म हुआ तो ईस्टर्न यूरोप जो है सो वापस से स्टार्ट कर दिया सप्लाई करना वीट का। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वीट जमा हो गया, और मिला जुला के क्या हुआ, प्राइस उसका बहुत ही ज़्यादा घट गया। इससे ये खराबी ये हुआ कि जो किसान इतना मेहनत से वीट का प्रोडक्शन करते थे, उनको कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है उनका। टॉपिक 3, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो थोड़ा देर पहले हमने ये देखा था कि यूएस भी ना खुद कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और इंटरनेशनल क्रेडिटर बन चुका था, मतलब एक ऐसा कंट्री जो कि दूसरे कंट्री को लोन वगैरह दे रहा है। तो भैया कैसे हुआ ये, वही हमें समझना है। तो जो वॉर है ना, उससे सारी कंट्रीज इफेक्ट हुए थे, लेकिन जो यूएस का इकोनॉमी है वो सबसे जल्दी रिकवर हुआ था। इसका जो मेन कारण है वो था 1920s के टाइम पे मास प्रोडक्शन का आना। मास प्रोडक्शन कौन लाए थे? हेनरी फोर्ड, जो कि थे फोर्ड मोटर्स के फाउंडर। ये पायनियर थे मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज के लिए। मास प्रोडक्शन से क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, मतलब जल्दी जल्दी काम होता है, एफिशिएंटली काम होता है। दूसरी बात, इससे प्राइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कोई प्रोडक्ट का। अब क्या हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज आ गए थे तो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो वर्कर्स भी अब पैसा कमाना चालू कर दिए थे। भैया लोग अब पैसा कमाने चालू कर दिए तो डिमांड भी उनका बढ़ गया। इसीलिए कार प्रोडक्शन जो कि 1919 में 2 मिलियन था, वही 1929 में लगभग 5 मिलियन के आसपास पहुंच गया था। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइट गुड्स का क्या होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब।
तो भैया प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स बहुत ही तेजी से हो रहा था। और क्या, जो हाउसिंग है ना, मतलब लोग अपना घर वगैरह बना रहे हैं, वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण यूएस इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। और क्या, अमेरिका में जो अमीर अमीर लोग हैं ना, वो लोग लोन देना चालू कर दिए थे दूसरे कंट्री के लोगों को। इससे क्या हुआ कि यूएस जो है ना, वो लार्जेस्ट ओवरसीज वेंडर के तौर पे उभरा था। और क्या, यही लोग हेल्प किए थे यूरोपियंस को रिकवर करने में, क्योंकि यूरोपियंस जो है वो वार में इन्वॉल्व हुए थे, गंदे तरीके से पिट चुके थे, तो यही लोग रिकवर कराए थे। और क्या, जो यूएस वाले हैं ये लोग वर्ल्ड ट्रेड को भी बूस्ट करके रखे थे लगभग 6 साल के लिए, नेक्स्ट 6 साल के लिए। टॉपिक 4, द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं भैया डिप्रेशन क्या होता है। ये होता है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 1920s में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्राइसेस है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो बहुत ही कम हो गया। फार्मर्स को लगा कि भैया कुछ तो कमाना पड़ेगा, बहुत ही कम कमा रहे हैं, तो वो लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर दिए, जिससे और क्या हुआ, और ज़्यादा प्राइसेस गिर गया। कोई भी सामान खरीद नहीं रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गोदाम में रखा रखा सड़ रहा था और कोई बायर ही नहीं था। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है ना भैया, वो लोग डिपेंडेंट थे यूएस के लोन्स पे, क्योंकि यूएस बहुत सारे कंट्रीज को लोन दे रखा था। अब हुआ क्या कि जो वेंडर है ना, वो लोग परेशान हो गए, मतलब जो एक्चुअली में लोन दे रखे थे ना, वो लोग जब एग्रीकल्चर का कंडीशन देखे कि इतना बुरा हाल है, तो वो लोग भी परेशान हो गए। तो वो लोग जो है सो लोन्स को वापस लेने लगे। 1928 में यूएस का लोन जो है ना, वो लगभग $1 बिलियन था। वही 1 साल के अंडर जब लोग विड्रॉ करने लगे लोन्स को, तो $1/4 बिलियन हो गया। ठीक है, तो जो विड्रॉ किया ना यूएस लोन्स को, इससे बहुत सारे कंट्रीज को इफेक्ट पड़ा। और क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारे बैंक, बहुत सारी करेंसीज जो है ना, वो लोग कोलैप्स कर गया। एग्जाम्पल अगर हम ले एक करेंसी का, वो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये भी क्रैश कर चुका था। एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना लैटिन अमेरिका का, वो बुरे तरीके से इफेक्ट पड़ा था। और यूएस जो है वो पूरा कोशिश किया अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए। उसने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज को दुगना कर दिया। मतलब कोई कंट्री अगर यूएस में कुछ बेचना चाहती है तो उसको दुगना इंपोर्ट ड्यूटीज देना पड़ेगा। लेकिन तब भी डिप्रेशन छोड़ा नहीं यूनाइटेड स्टेट्स को। हुआ क्या, जो प्राइसेस है ना सारा गिरने चालू हो गया। यूएस के जो बैंक है वो सारा लोन जो दे रखे थे ना, सारा को वापस लेने लगा। और क्या हुआ, जो हाउस होल्ड इनकम है ना, वो बहुत ही कम हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है ना उस पोजीशन में नहीं थे कि वो लोग रीपे कर पा रहे थे लोन्स को, जो वो लोग ले रखे थे ना घर बनाने के लिए या फिर वाइट गुड्स वगैरह के लिए, वो लोग रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। डिप्रेशन और क्या किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और क्या, जो बैंक है ना, वो लोग अपना लोन्स कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग दे ही नहीं पा रहे। अब खूब से खूब मार पिटाई हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा, लोन्स तो नहीं मिल रहे बैंक को। एट दी एंड क्या हुआ, लगभग हजारों की संख्या में यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक जो है ना, वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए, मतलब कुछ भी पैसा नहीं बचा उनके पास। 1933 में लगभग 4000 बैंक जो है वो बंद हो चुका था। और वही 1929 से 32 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनी बंद हो चुका था। ये बहुत ही बुरा वक्त था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो हुआ क्या आगे, सब बैठ के आराम से रो रहे थे कि भैया की हो गया। लेकिन रिकवरी हुआ, जो इकोनॉमिक रिकवरी है ना, वो चालू हो गया 1935 के आसपास से। हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं कि भैया डिप्रेशन क्या होता है। ये होता है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कोई अच्छे से कमा नहीं पा रहा है, किसी का दुकान नहीं चल रहा है, ट्रेड वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो जो डिप्रेशन है ना, वो इंडियन इकोनॉमी को भी हिट किया था। 1928 से 34 तक बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो नियरली हाफ हो चुका था। और जो हमारे वीट के प्राइसेस है ना, वो 50% तक गिर चुका था। लेकिन ये प्राइसेस कम होने के बावजूद उस टाइम की जो गवर्नमेंट है ना, जो कि कौन था, अंग्रेज वो लोग तब भी डिमांड कर रही थी रेवेन्यू फार्मर्स से। और जो उस टाइम के ना जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो फार्मर्स ही थे।
फार्मर्स को फोर्स किया जाता था रेवेन्यू पे करने के लिए, उनका सेविंग से या फिर ज़मीन बेच करके या फिर ज्वेलरी वगैरह बेच करके। तो इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था प्रीसियस मेटल्स का इसी टाइम पे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं वो लोग किसान से ज्वेलरी वगैरह ले लेते थे एज अ रेवेन्यू और वो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते थे। डिप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ अर्बन डवेलर्स के लिए, मतलब जो इंडिया में जो शहर में रहते थे ना उनको तो भैया बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट है ना सारा का प्राइस गिर रहा था। और जो अर्बन डवेलर्स है और जो सैलरीड पीपल है ना, इन लोगों के लिए तो मस्ती हो गया था, क्योंकि इनका लाइफ बहुत ही आसान हो गया था, सारा चीज़ सस्ते में मिल रहा था। तब जाके जो नेशनलिस्ट लीडर्स है ना ये लोग प्रेशर किए गवर्नमेंट को, तो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन बढ़ा और क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ना चालू हुआ। तो यही था हमारा इंटर वॉर इकोनॉमी। आगे का जो वीडियो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उस पर जरूर ध्यान देना और एक बार एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।